दिस इज़ डॉक्टर नीतू माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। और आज का टॉपिक है विदलन, उसके प्रकार और उसके पैटर्न तरीके। हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा कि किस तरह से शुक्राणु भवन और अंडी भवन के बाद में जो युग्मक बनते हैं वो युग्मक एक उपलम्बी कई सारे चरणों में होते हुए उनका निषेचन होता है। और जो निषेचित अंडा होता है उस निषेचित अंडे के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पुनः मातृ कोशिकाओं के समान हो जाती हैं, यानी डुप्लीकेट या डबल हो जाती हैं, डिप्लॉयड होता है वो। और फिर उस डिप्लॉयड निषेचित अंडे के अंदर विदलन प्रारंभ होता है, जो कि उत्तरोत्तर और क्रमिक कई सारे परिवर्तन करके एक जीव का निर्माण करते हैं। तो आज का टॉपिक है विदलन। विदलन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में प्रारंभ होता है, और फर्टिलाइजेशन या निषेचन से विदलन का प्रारंभ जो है वो समसूत्री विभाजन के प्रमोटिंग फैक्टर, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर के द्वारा होता है। उन्हीं की प्रेजेंस में ये विभाजन की प्रक्रिया होती है। विदलन एक क्रमिक समसूत्री विभाजन की प्रावस्था है जिसमें जो इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ एग साइटोप्लाज्म है, जो कि बहुत ज़्यादा आयतन में जो कोशिका अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूमरस असंख्य छोटी छोटी केंद्रक युक्त कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और उनके इसी विभाजन को हम विदलन बोलते हैं। ये विदलित होती हुई छोटी कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और ये विदलन किस प्रकार का होना है, विदलन कितनी बार होना है, और उन विदलन से किस प्रकार की कोशिकाएं बननी हैं, वो सब कुछ कंट्रोल रहता है उस मातृ कोशिका के या oocyte के अंदर उपस्थित प्रोटीन्स और संदेशवाहक आरएनएस के ऊपर। हम जानते हैं कि जब oogenesis की प्रक्रिया होती है, अंडी भवन की जब प्रक्रिया होती है, तो अंडी भवन एक विशेष स्थान पर, एक विशेष प्रावस्था में, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की प्रावस्था में ही अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। और जब स्पर्म या जो शुक्राणु का केंद्रक का संलयन जब अंडाणु के केंद्रक से होता है, उसके बाद ही कई जीवों के अंडाणु के अंदर मैच्योरेशन या परिपक्वन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये परिपक्वन की प्रक्रिया है एक्चुअल में जो संदेशवाहक आरएनए है और जो प्रोटीन जो है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं। और फिर किस प्रकार से कोशिकाओं का आगे उत्तरोत्तर निर्माण होना है, किस प्रकार से विदलन होना है, ये डिसाइड करते हैं। तो हमने देखा कि जो हम देखते हैं कि जो क्लीवेज है, विदलन है, उसके अंदर जो कोशिका द्रव का आयतन है वो नहीं बढ़ता है। द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज, जबकि जो जायगोट के साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो बार बार डिवाइड होकर उत्तरोत्तर क्रमिक कई सारे समसूत्री विभाजन होकर छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ओवरऑल इंक्रीज इन जायगोट नहीं होता है, ओवरऑल इंक्रीज निषेचित अंडे के अंदर बढ़ता नहीं है, वो उसमें सिर्फ कोशिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। ये जो रैपिड सेल डिवीजन है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये रेशो है, हम देखते हैं कि जो रेशो है वो रेशो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर वॉल्यूम का, जो कोशिका द्रव्य है उसका और जो केंद्रक द्रव्य है उसका जो रेशो है, अनुपात है, वो कम होता जाता है, क्योंकि कोशिका छोटी से छोटी 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 होती जा रही है। और वो जो जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ता है वो वॉल्यूम जो होता है कम कम होता जाता है। तो और ये जो वॉल्यूम है, डिक्रीज इन द साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियर वॉल्यूम रेशियो, जो है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो इस वॉल्यूम के रिडक्शन से ही, जो वॉल्यूम की कमी हुई है, ये जो रेशो की कमी हुई है, जो अनुपात की कमी हुई है, उससे ही कुछ जीन उद्दीपित होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ए फ्रॉग ज़ीनोपस लेविस में। जो अंडा, जो फ्रॉग है, इसका जो एग है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यू मैसेज इज नॉट एक्टिवेटेड अंटिल आफ्टर 12 डिवीजन। 12 क्लीवेज या 12 विभाजनों के बाद में ही, जब ये केंद्रक का और कोशिका द्रव्य के अनुपात में जब कमी आती है, या जब ये अनुपात 12 डिवीजन के बाद में जिस लेवल पर पहुंचता है, तभी जाकर ज़ीनोपस लेविस के अंडाणु के अंदर कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं। और उस समय जो क्लीवेज की रेट है, जो विदलन की रेट है, वो डिक्रीज हो जाती है। और जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, जो क्लीवेज के बाद बनने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो मोटाइल हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, और
जो न्यूक्लियर जीन्स हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जीन हैं, उनसे प्रोटीन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और इस अवस्था को हम मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्तरोत्तर जो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, कोशिकाएं जो छोटी होती जा रही हैं, जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के आयतन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी ब्लास्टोमियास बन रही हैं उनको आगे चलकर एक निश्चित कार्य को करना होता है, तो वो तभी प्रारंभ कर सकती हैं, प्रोटीन का निर्माण भी तभी प्रारंभ हो सकता है जबकि ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो अनुपात जो है वो कम हो या एक विशेष लेवल तक पहुँचे। तो जो क्लीवेज है वो बिल्कुल सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिगिन हो जाता है, निषेचन के बाद में क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक न्यू बैलेंस जब रेशो होता है तब जाकर एम्ब्रियो जो होता है वो एक नया बैलेंस प्राप्त करता है। तो क्लीवेज बिगिन सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड शॉर्टली आफ्टर द स्टेज, जो ब्लास्टुलेशन है, क्लीवेज है वो खत्म हो जाता है कब? व्हेन द एम्ब्रियो अचीव्स, जब वो अंडाणु, ये जो एम्ब्रियो है या जो भ्रूण है वो एक न्यू बैलेंस प्राप्त कर लेता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। तो ये जो डिवीजन है और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो है वो कई तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए ये इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अभी हम खाली ब्लास्टुला अवस्था तक ही पहुँचे हैं। जायगोट जो है निषेचित अंडा, उसमें क्लीवेज हुआ है, विदलन हुआ, एक खांचे बनती हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे किस तरह से ये खांचे बनती हैं, कितने प्रकार के अंडे देखे जाते हैं। तो इस तरह से खांच बनती हैं और ये खांच बनकर क्लीवेज होता है, इनमें विदलन होता है और क्लीवेज के बाद में एक अवस्था बनती है जिसको हम ब्लास्टुला अवस्था बोलते हैं। इन दोनों के बीच में शॉर्ट टाइम के लिए मोडुला अवस्था भी आती है। तो ये जो क्लीवेज है उससे एक मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। डिवीजन ऑफ फर्स्ट सेल टू मैनी विद इन बॉल ऑफ सेम वॉल्यूम, कहने का मतलब वो जो बॉल है वो उसका वॉल्यूम सेम है, तो उसके अंदर बहुत सारी जब कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं हम उसको मोरुला बोलते हैं। और ये जो मोरुला बनी है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो बाद में धीरे धीरे कोशिकाओं के खिसकने से बीच में एक हॉलो जगह बन जाती है, खोखली जगह बन जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। किस प्रकार का क्लीवेज होना है, ब्लास्टुलेशन किस प्रकार का होना है, वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है केंद्रक की उपस्थिति और उस अंडे के अंदर पीतक की मात्रा या पीतक का विन्यास, किस जगह पीतक उपस्थित है। इसमें जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, जो बहुत ही निम्न कॉर्डेट्स होते हैं, उनके अंदर जो डिवीजन है वो इवन होता है, समान होता है और इक्वल साइज की कोशिकाएं बनती हैं ब्लास्टुला के अंदर। एम्फीबियंस के अंदर क्लीवेज पूर्ण होता है लेकिन सिमेट्रिकल ब्लास्टुला नहीं बनता है, उनके अंदर छोटी और बड़ी कोशिकाओं, बड़ी ब्लास्टोमियस वाला ब्लास्टुला बनता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा होने के कारण जहाँ पे पीतक है उसके ऊपर की तरफ कोशिकाएं ज़्यादा विभाजित होकर एक कैप बनाती हैं, पीतक के ऊपर कोशिकाओं की एक कैप बना लेती हैं। और जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर पूर्ण क्लीवेज होता है और एक ट्रोफोब्लास्ट बनता है जिसमें ब्लास्टोसील उपस्थित होती है with an inner disk of cells equivalent to a blastodisk। तो ये हमने देखा है कि किस तरह से जो क्लीवेज होता क्या है, कोशिका विभाजन, जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें और विदलन में क्या अंतर होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन के बाद में संख्या में नंबर के साथ में उस पर्टिकुलर अंग की या उस पर्टिकुलर संरचना के आकार में भी वृद्धि होती है। कोशिकाएं बढ़ेंगी तो आकार में भी वृद्धि होगी, लेकिन ब्लास्टुलेशन में हमने देखा है कि आकार में बिल्कुल वृद्धि नहीं होती है, उल्टा कोशिकाएं जो है वो साइज में छोटी होती चली जाती हैं और एक निषेचित अंडे से एक ऐसी संरचना, बॉल जैसी संरचना बन जाती है, मोरुला जैसी संरचना बन जाती है जिसमें कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशो के अंदर परिवर्तन होने, एक पर्टिकुलर लेवल तक, हर जीव के अंदर अलग अलग ये लेवल है, उसमें परिवर्तन होने पर वो ब्लास्टोमियास मूवमेंट करती हैं। उनके मूवमेंट से वो जो मोरुला बॉल बनी थी वो मोरुला एक हॉलो बॉल बन जाती हैं जिसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं और उस जो कैविटी बनी है उसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। यानी उसके अंदर अभी इस समय कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कि कितने प्रकार के अंडे होते हैं, अंडों में पीतकों की क्या मात्रा होती है, पीतकों की मात्रा के आधार पर विदलन की जो खांच है वो कहाँ तक पहुँच पाती है, विदलन किस लेवल तक होता है, और उस विदलन के बाद बनने वाली संरचना से आगे जीव का निर्माण में उन विदलित कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर्स जो हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। अभी हमने विदलन और विदलन क्या होता है, किस प्रकार का कोशिका के अंदर विभाजन होता है, ये सब हमने देखा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।